जय हिंद फ्रेंड्स, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी नेट हिंदी साहित्य संबंधी सेकंड पेपर में जो यूनिट 2 है आपका हिंदी साहित्य से संबंधित यूनिट, उसमें हम देखिए जो यहाँ पे करवा रहे हैं वो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो उनका हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा गया है, वो कैसे उन्होंने आदिकाल को 4 प्रकरणों में डिवाइड किया है। और उसमें जो प्रकरण 3 है, जो कि प्रकरण 3 को वो डिवाइड करते हैं देश, भाषा, काव्य या वीर गाथा काल में। तो देखिए इसमें उन्होंने अपने के जो उनका खुद का मंतव्य है उन्होंने क्या प्रकट किया है, हमें ये देखना है। बहुत सारे क्वेश्चन इनके शुक्ल जी की जो है रचना इसी से आते हैं, तो इसको बहुत ही ध्यान से आपको उनके प्रकरण अध्याय को भी ध्यान में रखना है। देखिए इस प्रकरण में इन्होंने देश भाषा एवं देश भाषा में रचित जो रासो काव्य और 7 ग्रंथ का विवेचन किया। तो पहले तो आपको ये क्लियर हो गया कि प्रकरण 3 जिसका नाम अध्याय में देश भाषा काव्य वीर गाथा काल है, उसमें उन्होंने देश भाषा और उसमें रचित रासो काव्य और 7 ग्रंथ का विवेचन किया। वो 7 ग्रंथ कौन से हैं? खुमान रासो दलपत विजय, विशल देव रासो नरपतिनाल, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि, परमाल रासो जगनीक और रणमल छंद श्रीधर। तो खुमान रासो दलपत विजय, विशल देव रासो नरपतनाल, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई, जय चंद्र प्रकाश भट्ट केदार, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि, परमाल रासो जगनीक और रणमल छंद श्रीधर। शुक्ल जी के द्वारा अपने ग्रंथ के आरंभ में दी गई जो 12 पुस्तक हैं, उन 12 पुस्तकों की सूची में से ये जो शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ के आरंभ में 12 ग्रंथों की सूची दी गई है, उसमें से 8 को उन्होंने देश भाषा काव्य के तहत रखा है, जिनमें से 6 का वर्णन इस प्रकरण में किया गया है। शेष तो विद्यापति की पदावली और खुसरो की पहेलियाँ आदि को प्रकरण 4 में जो है उसमें रखा गया है, वो भी फुटकल रचनाओं में। इसका कारण भी है क्योंकि उनमें विषय वस्तु एवं भाषा संबंधी भिन्नता है, इसलिए उसको उन्होंने उसमें रख दिया है। प्रशस्ति काव्य को ही रासो कहा गया है। रासो काव्य क्या है? प्रशस्ति यानी प्रशंसा का जो गायन का काव्य है वही रासो है। इसे शुक्ल जी ने आदिकाल के प्रकरण 1 में ही स्पष्ट करते हुए लिखा कि जो भी राजा के आश्रय में कवि लोग गायन करते थे, चारण कवि वगैरह, उसमें चाहे वो नीति के दोहे हों, श्रृंगार के हों, फुटकल दोहे हों, जो राजसभा में वो सुनाया करते थे, उसी प्रकार वो अपने आश्रयदाताओं राजा के जो पराक्रमपूर्ण चरित्र या गाथाओं का वर्णन करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासो के नाम से पाई जाती है, जिसे टारगेट करके इस काल को हमने वीर गाथा काल नाम दिया। तो उन्होंने ये भी बताया हमने आदिकाल को वीर गाथा क्यों कहा। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर, गुप्त साम्राज्य के पतन होने पर हर्षवर्धन मृत्यु संवत 704 के उपरांत भारत का जो पश्चिमी भाग है, यानी जैसे ही गुप्त साम्राज्य का ध्वस्त होता है जो हर्षवर्धन है, उनके बाद भारत का जो, अगर ये देखिए कुछ भारत है तो भारत का ये जो पश्चिमी छोर है वो भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र हो रहा था। कन्नौज, अजमेर, अनिलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियां वहां प्रतिष्ठित हो रही थी। उधर की भाषा ही शिष्ट मानी जाती थी और कवि चारण उसी भाषा में रचना करते थे। प्रारंभिक काल का जो साहित्य रासो हमें उपलब्ध है, उसका आविर्भाव उसी भूभाग में देखने को मिलता है। हर्षवर्धन के बाद केंद्रीय सत्ता न रहने से छोटे छोटे राज्य खुद को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे। लड़ाइयाँ आम हो चुकी थी, कभी साम्राज्यवादी इच्छा से तो कभी कभी सौर प्रदर्शन मात्र से ही लड़ाई मोल ली जाती थी। बीच बीच में मुसलमानों यानी विदेशी आक्रांताओं के हमले भी होते रहते थे। इस प्रकार जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था। ऐसे में केवल वीर गाथाओं की उन्नति ही जो थी वो संभव थी। राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपए पाने वाले कवियों का समय बीत चुका था। राज दरबारों में शास्त्रार्थों की वह धूम नहीं रही थी। पांडित के चमत्कार या पुरस्कार का विधान भी ढीला पड़ गया था। उस समय तो जो भाट या चाड़ किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्याहरण आदि का अत्युक्तिपूर्ण अतिशयोक्तिपूर्ण आलाप करता या रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगे भरा करता था, वही सम्मान पाता था। प्रशस्ति मूलक वीर गाथाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थी, जो 2 रूपों में मिलता है। प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में और वीर गाथों यानी बैलेट्स के रूप में। वीर रस के पद प्रचलित छंद दोहे के बजाय प्रायः छप्पे में लिखे जाते थे।
यूरोप की वीर गाथाओं की तरह ही मुख्य विषय युद्ध और प्रेम हुआ करता था। इस प्रकार इन काव्य में श्रृंगार का भी चित्रण यानी मिश्रण होता था, पर गौड़ रूप में प्रधान वीर रस ही होता था। प्रधान रस वीर ही रहता था। श्रृंगार केवल सहायक के रूप में रहता था। जहाँ राजनीतिक कारणों से भी युद्ध होता था, वहाँ भी उन कारणों का उल्लेख ना कर कोई रूपवती स्त्री ही कारण कल्पित करके रचना की जाती थी। जैसे सहाबुद्दीन के यहाँ से एक रूपवती स्त्री का पृथ्वीराज के यहाँ आना ही लड़ाई की जड़ लिखी गई। हमीर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का भी ऐसा ही कारण कल्पित किया गया था। आश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य आदि गुणों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे। इससे इन काव्य में प्रथानुकूल कल्पित घटनाओं की बहुत अधिक योजना रहती थी। रासो काव्य के प्राय सभी ग्रंथों की सामग्री की प्रामाणिकता संदिग्ध है। कुछ ग्रंथ तो अप्राप्य ही हैं और जो प्राप्त भी उनकी सामग्री का बहुत सही हिस्सा बात का जोड़ा हुआ मालूम पड़ता है। इस फेरफार का एक कारण शुक्ल जी ने रेखांकित किया है। भट्टाचारण जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे। उत्तरोत्तर भट्टाचारणों की परंपरा में चलते रहने से उनमें हेर फेर भी बहुत कुछ होता रहा। दूसरा है विशल देव रासो। विशल देव रासो के निर्माण काल को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। 1272 मझारी जैठ बदी नवमी बुधवारी नाल रसायण आरंभ ही शारदा टूठी ब्रह्म कुमारी। 1272 का स्पष्ट अर्थ है विक्रमी संवत 1212। विशल देव रासो में कुल 4 खंड है। यह काव्य लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ। इसकी कथा का सार यूं है। खंड 1 है कि मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से सांभर के विशल देव का विवाह होना था। खंड 2 विशल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना। तो ये जो विशल देव है, विशल देव, इसमें इसको 4 खंड में बांटा गया। काव्य लगभग 2000 चरणों में समाप्त होता है। खंड 1 है कि मालवा का जो भोज परमार है, तो मालवा के भोज परमार की पुत्री जो राजमती, और राजमती से सांभर के विशल देव का विवाह होना है। दूसरा खंड है कि विशल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना तथा वहाँ 1 वर्ष रहना। तीसरा खंड है कि राजमती का विरह वर्णन तथा विशल देव का उड़ीसा से लौटना। चौथा है कि भोज का अपनी पुत्री को अपने घर लेवा ले जाना तथा विशल देव का वहां आकर राजमती को फिर से चित्तौड़ लाना। तो ये कथा इस तरीके से इसमें होता है। दिए गए संबंध के विचार से कभी अपने नायक का समसामयिक जान पड़ता है, पर वर्णित घटनाएं विचार करने पर विशल देव के बहुत पीछे की लिखी जान पड़ती हैं, जबकि उनके संबंध में कल्पना की गुंजाइश हुई होगी। यह घटनात्मक काव्य नहीं, वर्णनात्मक है। इसमें 2 ही घटनाएं हैं, विशल देव का विवाह और उनका उड़ीसा जाना। इनमें से पहली बात तो कल्पना प्रसूत प्रतीत होती है। विशल देव से 100 वर्ष पहले ही धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज का देहांत हो चुका था, अतः उनकी कन्या के साथ विशल देव का विवाह किसी पीछे के कवि की कल्पना ही लगती है। उस समय मालवा में भोज नाम का कोई राजा नहीं था। विशल देव की एक परमार वंश की रानी थी। यह बात परंपरा से अवश्य प्रसिद्ध चली आती है, क्योंकि इसका उल्लेख पृथ्वीराज रासो में भी है। इसी बात को लेकर पुस्तक में भोज का नाम रखा हुआ जान पड़ता है, अथवा यह हो सकता है कि धार के परमारों की उपाधि ही भोज रही हो और उसी आधार पर इन्हीं में से किसी की कन्या के साथ विशल देव का विवाह हुआ हो। परमार कन्या के संबंध में कई विद्वानों में जो वाक्य आए हैं उन पर ध्यान देने से ये सिद्धांत पुष्ट होता है कि राजा भोज का नाम कहीं पीछे सा ना मिला गया हो, जैसे जन्नी गोरी तू जैसलमोर गोरड़ी जैसलमेर की। आबू की परमार भी राजपुताने में फैले हुए थे, अतः राजमती का उनमें से किसी सरदार की कन्या होना भी संभव है। पर भोज के अतिरिक्त और भी नाम इसी प्रकार जोड़े हुए मिलते हैं, जैसे माघ अचारज कवि कालिदास। भाषा साहित्यिक नहीं राजस्थानी है। इस ग्रंथ से एक बात का आभास अवश्य मिलता है कि शिष्ट काव्य भाषा में ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप का ही राजस्थान में भी व्यवहार होता था। साहित्य की सामान्य भाषा हिंदी ही थी, जो पिंगल भाषा कहलाती थी। विशल देव राष्ट्रों में भी बीच बीच में बराबरी साहित्यिक भाषा को मिलाने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है। भाषा की प्राचीनता पर विचार करने के पहले ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि गाने की चीज़ होने के कारण इसकी भाषा में समयानुसार बहुत कुछ फेरफार होता है, पर लिखित रूप में रक्षित होने के कारण इसका पुराना ढांचा बहुत कुछ बचा हुआ है। इसमें आए हुए कुछ फारसी तुर्की शब्दों की ओर भी ध्यान जाता है, जैसे महल इनाम ने तजियाना आदि। ये सब पीछे से मिले हुए भी लगते हैं और कवि द्वारा व्यवहारता भी। कवि के समय से पहले ही पंजाब में मुसलमानों का प्रवेश हो गया था और वे इधर उधर जीविका के लिए फैलने लगे थे, अतः ऐसे साधारण शब्दों का प्रचार कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विशल देव के सरदारों में ताजुद्दीन मियाँ भी मौजूद हैं और यहाँ पे जैसे महलम पल्लाड्यम ताजदीन खुरसारम चढ़ियो चालियो गुण राय बहादुर पंडित गौरी संघ हीरा चंद ओझा ने इसे हमीर के समय की रचना कहा है।
विशलदेव रासों में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो आ गया है। नाल के इस विशलदेव में जैसा कि होना चाहिए था, ना तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन, ना उनके शौर्य पराक्रम का। दिल्ली और हांसी के प्रदेश इन्हीं ने अपने राज्यों में मिलाए थे। श्रृंगार रस की दृष्टि से विवाह और रूट कर विदेश जाने का जो मनमाना वर्णन वो इसमें देखने को मिलता है। इस छोटी सी पुस्तक को विशलदेव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है, पर जब हम देखते हैं कि यह कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिए इसे रचा गया था, तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है। ये पुस्तक ना तो वस्तु के विचार से और ना भाषा के विचार से अपने असली और मूल रूप में कही जा सकती है। इनके वीर चरित्र का बहुत कुछ वर्णन इनके राजकवि सोमदेव रचित ललित विग्रह राज नाटक संस्कृत में है। प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत हो चुकी थी, जो चार्डों में पिंगल भाषा के नाम से पुकारी जाती थी। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। देखिए, पृथ्वीराज रासो के बारे में बात करें तो ये चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य है। और इनके अलावा देखिए, इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी, जहाँ लाहौर में इनका जन्म हुआ। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन ये संसार भी छोड़ा था, ऐसा कहा जाता है। ये महाराज पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे, यानी चंद बरदाई, तथा इनको षड भाषा यानी व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद, साज, ज्योतिष, पुराण, नाटक और अनेक विधाओं में इनको पारंगत थे। ये मतलब इनको ये सब में भी कला से निपुण थे। इन सब चीज़ों में भी वो एक तरीके से कहते हैं नॉलेजेबल पर्सन थे। और इन्हें जालंधरी देवी का इष्ट जो है, इन्हें जालंधरी देवी का इष्ट था, जिसकी कृपा से ये अदृष्ट काव्य भी कर सकते थे, अदृष्ट काव्य भी। इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला जुला था कि अलग नहीं किया जा सकता। युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में, जहाँ भी वो जाते थे इनको लेके जाते थे। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है। कितना? 2500 पृष्ठों का। प्राचीन समय में प्रचलित प्रायः सभी छंदों का व्यवहार हुआ इसमें, मुख्यतः लेकिन कवित्त यानी छप्पे है, दोहा है, तोमर है, त्रोटक है, गाहा है और आर्या है। तो 2500 छंदों का व्यवहार तो मतलब हुआ है, व्यवहार में प्रयोग में लाया गया है। कवित्त, छप्पे, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। जैसे कादम्बरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग बाढ़ के पुत्र ने पूरा किया, वैसे ही रासो के पिछले भाग को भी कहा जाता है कि चंद के पुत्र जो जल्लड़ थे उन्होंने कंप्लीट किया है। रासो के अनुसार जब साहबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया, तब कुछ दिनों पीछे चंद भी वहीं गए। जाते समय कवि ने अपने पुत्र जल्लड़ के हाथों में रासो की पुस्तक देकर उसे पूर्ण करने का संकेत किया। जल्लड़ के हाथ में रासो को सौंपे जाने और उसके पूरे किए जाने का उल्लेख रासो में मिलता है। पुस्तक जल्लड़ हथ दे चली गज्जन रिपकाज, रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भुप भोज उद्धरी जिमे, पृथ्वीराज सुजस कवि चंद गृत चंदन उद्धरी तिमे। पृथ्वीराज रासो में आबू के यज्ञकुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति तथा चौहानों के अजमेर में राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन है। बहुत से राजाओं के साथ पृथ्वीराज के युद्ध और अनेक राजकन्याओं के साथ विवाह की कथाएं रासों से भरी पड़ी हैं। पृथ्वीराज विजय के कर्ता जयानक ने पृथ्वीराज के मुख्य भाट या बंदीराज का नाम पृथ्वी भट्ट लिखा है। चंद का उसने कहीं नाम नहीं लिया है। यही कहा जा सकता है कि चंद बरदाई नाम का यदि कोई कवि था तो पृथ्वीराज की सभा में ना रहा होगा या जयानक के कश्मीर लौट जाने पर आया होगा। अधिक संभव ये जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद राज या उनके भाई हरिराज अथवा इन दोनों में से किसी के वंशज के यहाँ चंद नाम का कोई भट्ट कवि रहा हो, जिसने उनके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता आदि के वर्णन में कुछ रचना की हो। यह ग्रंथ ना तो भाषा के इतिहास और ना ही साहित्य के इतिहास के जिज्ञासाओं के काम का है। यह पूरा ग्रंथ वास्तव में एक तरीके से जाली प्रतीत होता है। अब देखिए यहाँ पे भट्ट केदार मधुकर कवि के बारे में देखें। जिस प्रकार चंद बरदाई ने महाराज पृथ्वीराज को कीर्तिमान किया है, उसी प्रकार भट्ट केदार ने कन्नौज के सम्राट जयनंद का गुणगायन किया है। रासों में चंद और भट्ट केदार के संवाद का एक स्थान पर उल्लेख मिलता है। इनके जयचंद प्रकाश का उल्लेख सिघायश दयाल दास कृत राठौड़ा ख्यात में मिलता है, जो बीकानेर के राजपुस्तक भंडार में सुरक्षित है। इस ख्यात में लिखा गया है कि दयाल दास ने आदि से लेकर कन्नौज तक का वृत्तांत इन्हीं दोनों ग्रंथों के आधार पर लिखा है। भट्ट भड़ंत पर यदि विश्वास किया जाए तो केदार महाराज जयचंद के कवि नहीं, सुल्तान साहबुद्दीन गौरी के कविराज थे। शिव सिंह सरोज में भाटों की उत्पत्ति के संबंध में यह विलक्षण कवित्व उद्भत है। प्रथम विधाता ते प्रगट भय वदिजन पुनि पृथुग्य ते प्रकाश सरसात, माने सुत सौनक ना वाचत पुरन रहे, जसको बखाने महासुख वर्षात। चंद चौहान के केदार गोरी शाहजू के गंग
अकबर के बखाने गुनगात है, काव्य कैसे मांस अजनास, धन बांटने को लूटी धरे ताको, खुरा खोज मिटी जाते हैं। जगनी के बारे में बात करें तो साहित्यिक रूप में ना रहने पर भी जनता के कंठ में जगनी के संगीत की वीर दर्पपूर प्रतिध्वनि अनेक बल खाती हुई अब तक चली आ रही है। इस दीर्घकाल यात्रा में उनका बहुत कुछ कलेवर बदल गया है। यानी जगनी के बारे में कह रहे हैं कि साहित्यिक रूप में ना रहने पर भी जनता के कंठ में जगनी के संगीत आज भी जो वीर दर्पपूर प्रतिध्वनि है उनके अनेक बल अभी भी आ रहे हैं। इस दीर्घकाल यात्रा में उनका बहुत कुछ कलेवर बदल गया है। देश और काल के अनुसार भाषा में भी परिवर्तन नहीं हुआ है, वस्तु में भी अधिक परिवर्तन होता है। बहुत से नए अस्त्र जैसे बंदूक, करीची, देश और जाति के नाम सम्मिलित हो गए और बराबर आते भी गए। यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रबंध पद्धति पर लिखा गया होता तो कहीं ना कहीं राजकीय पुस्तकालयों में इसकी कोई प्रतिरक्षी जरूर मिलती। यह गाने के लिए रचना गाया गया था। इससे पंडित और विद्वानों के हाथ इसकी रक्षा की और नहीं बढ़े जनता ही के बीच इसकी गूंज बनी रही, पर यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। आल्हा का प्रचार यूँ तो सारे उत्तर भारत में है, पर बैसवाड़ा इसका केंद्र माना जाता है। बैसवाड़ा वहाँ इसके गाने वाले बहुत ज़्यादा मिलते हैं। बुंदेलखंड में विशेषता जो महोबा का इलाका है, मिलाका है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। इन गीतों के समुच्चय को सर्वसाधारण आला खंड कहते हैं, जिसे अनुमान होता है कि आला संबंधी ये वीर गीत जगनी के रचे उस बड़े काव्य के एक खंड के तहत हैं जो चंदेलों की वीरता के वर्णन में लिखा गया होगा। आला और उदल परमार के सामंत थे और बनापर शाखा के क्षत्रिय भी थे। प्रकरण 4 में देखें फुटकल रचनाओं में तो आदिकाल में मोटे तौर पे 3 तरह की भाषा मिलती है। प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध भाषा यानी अभ्रंश, इसके भी 3 रूप मिलते हैं। अब इनमें देखिए 3 रूपों में प्रचलित काव्य भाषा सिद्ध, सदुक्कड़ी यानी नाद, सारंगधर विद्यापति की बोली अभ्रंश। प्राकृत की रूढ़ी से बहुत कुछ मुक्त भाषा देश भाषा, इसके 2 रूप हैं, एक तो है पिंगल और दूसरा है डिंगल। प्राकृत की रूढ़ियों से लगभग मुक्त भाषा विद्यापति, पदावली, खुसरो की पहलियाँ आदि इसके एग्जाम्पल हैं। देश भाषा पर भाषा संबंधी पुरानी रूढ़ियों के प्रभाव को लक्षित करते हुए शुक्ल जी ने लिखा था, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। विद्यापति ने अपनी पदावली और अमीर खुसरो ने अपनी विभिन्न रचनाओं में जनता की बहुत कुछ असली बोलचाल और उसके बीच जो कहे सुने जाने वाले पद्य हैं, उन पद्यों की भाषा के बहुत कुछ असली रूप का प्रयोग किया है। खुसरो ने पश्चिम और विद्यापति ने पूरब की भाषा का प्रयोग किया है। इसके पीछे फिर भक्ति काल के कवियों ने प्रचलित देश भाषा और साहित्य के बीच पूरा सामंजस्य गठित किया है। यहाँ देखिए अमीर खुसरो के बारे में दिया है कि ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे, बड़े ही विनोदी, मिलनसार और साहित्यही थे और जनता की सब बातों में पूरा योगदान देना चाहते थे। इनकी पहली और मुकरिया बहुत ही प्रसिद्ध है। इनके अंदर उक्त वैचित्र की प्रधानता थी, यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं। खुसरो के नाम पर संग्रहित पहेलियों में कुछ प्रचित और पीछे की जोड़ियाँ पहेलियाँ भी मिली हैं, जिनमें संदेह नहीं है। हुक्के वाली पहेली, हुक्के व तंबाकू, खुसरो के बहुत बाद जहांगीर के समय प्रचारित हुआ था। इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा था। जिस ढंग के दोहे, तुकबंदियाँ और पहेलियाँ आदि साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिली, उसी ढंग के पद, पहेलियाँ आदि कहने की उत्कंठा इन्हें भी हुई। काव्य भाषा का ढांचा अधिकतर सौर सेनी या पुरानी ब्रजभाषा का ही बहुत काल से चला आता था, अतः जिन पश्चिमी प्रदेशों की बोलचाल खड़ी होती थी उनमें भी जनता के बीच प्रचलित पद्य, तुकबंदियाँ आदि की भाषा ब्रजभाषा की ओर झुकी हुई रहती थी। अब भी यह बात पाई जाती है। इनकी हिंदी की रचनाओं में 2 प्रकार की भाषा देखने को मिलती है, एक तो ठेठ खड़ी बोली पहेलियाँ मुकरियों में ये सब देखने को, दूसरा गीत और दोहे की भाषा ब्रज या मुख प्रचलित काव्य भाषा देखने को मिलता है, तो एक वो भी है। खुसरो की जो भाषा है वो दीर्घ मुख्य परंपरा के बीच किसी अंश तक शायद कुछ बदल गई होगी, उसका पुरानापन कुछ निकल गया होगा, पर जो व्यवहार में था वो बिल्कुल समझिए कि कवियों और चारों द्वारा व्यवहारिक प्राकृत की रूढ़ियों से जकड़ी काव्य भाषा से अलग था। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर ज़्यादा था। यानी कबीर की अपेक्षा देखें तो खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर ज़्यादा था, उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर ज़्यादा था। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्म उपदेशक थे। विद्यापति के बारे में बात करें तो तीनों भाषाओं में काव्य रचना यानी संस्कृत है, अभ्रंश और देश भाषा। तो विद्यापति संस्कृत, अभ्रंश और देश भाषा तीनों पर ही रचनाओं में अपने समय के प्रचलित मैथिली भाषा का प्रयोग करते हैं और मैथिल कोकिल भी कहलाते हैं। पदावली इनकी रचना है।
विद्यापति को बंग भाषा वाले अपनी ओर खींचते हैं। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने श्री विहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना, पर केवल भाषा शास्त्र की दृष्टि से कुछ प्रत्ययों के आधार पर ही साहित्य सामग्री का विभाग नहीं किया जा सकता। कोई भाषा कितनी दूर तक समझी जाती है, इसका विचार भी तो आवश्यक होता है। किसी भाषा का समझा जाना अधिकतर उसकी शब्दावली पर अवलंबित होता है। यदि ऐसा ना होता तो उर्दू और हिंदी का एक ही साहित्य माना जाता। जिस प्रकार हिंदी साहित्य विशलदेव रासु पर अपना अधिकार रखता, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। सूर आदि कृष्ण भक्तों के श्रृंगार पदों को भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। पता नहीं बाल लीला के पदों को वे क्या कहेंगे। विद्यापति की पदों को प्रायः श्रृंगार का माना जाता है। राधा कृष्ण नायिका और नायक हैं। जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर इनकी रचना की संभावना व्यक्त की और इनके माधुर्य को अद्भुत माना गया। विद्यापति को कृष्ण भक्त की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। शुक्ल जी ने राजा हमीर तक वीर गाथा काल को माना। उनके पीछे भी वीर काव्य की रचना तो हुई, किंतु कवि की प्रवृत्ति बदल चुकी थी। इसे लक्ष्य करते हुए शुक्ल जी ने लिखा, हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही है कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रभावित हुई, वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सूखी हुई नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से देखें यहाँ पे अब यहाँ जो दिया है वो आदिकाल संबंधी जो प्रमुख तथ्य हैं हम उनमें चर्चा करेंगे, उनसे रिलेटेड जो भी है तो वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।